देखो, अगर हमें सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करना है तो वी शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ एंट्रोपी। ओके, तो एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन एक बार दोबारा देखते हैं। क्या था हमारे पास? एक सिस्टम था, द सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। दैट सिस्टम इज fitted with a weightless frictionless piston। और ये जो piston है, that piston is getting heat from the heat reservoir। ठीक है, हीट रिजर्वायर से इसको प्रॉपरली हीट मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे ही हीट रिजर्वायर से हीट सिस्टम में जाएगी तो सिस्टम है वो गेन करेगी, हीट हीट गेन करेगी, उसमें एंट्रोपी बढ़ेगी क्योंकि रैंडमनेस बढ़ेगी। ठीक है, फॉर दैट सिस्टम जो एंट्रोपी होगी, क्योंकि जो सिस्टम है मेरे पास वो कैसा सिस्टम है, आइसोथर्मल है एंड रिवर्सिबल है। मेरे क्या पास जो है हीट आएगी रिवर्सिबल ऑन टेम्परेचर आएगी। सिंस जो रिजर्वायर है वो सिस्टम को हीट दे रहा है, उसमें हीट गेन हो रही है। रिजर्वायर हीट दे रहा है तो उसमें हीट लूज भी तो हो रही है, बाहर निकल रही है उसमें से। तो फॉर दैट ऑफ रिजर्वायर ये चीज मेरे पास नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं टोटल एंट्रोपी निकालना चाहूँ, माइनस साइन क्या दिखा रहा है? हीट इज लॉस। नेगेटिव साइन दैट मीन्स हीट इज लॉस। सिंस जैसे ही इसको हीट मिलेगी, जो वॉल्यूम V1 है बढ़ के V2 हो जाएगी, एक्सपेंशन हो रही है। तो मेरे पास जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो दैट ऑफ सिस्टम एंड दैट ऑफ रिजर्वायर की एडिशन आ जाएगी। ठीक है, एडिशन आएगी इसमें। क्या आएगा? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, कैंसिल हो जाएगा, जीरो रह जाएगा। अब मान लो मैंने क्या है, इसको पहले एक्सपेंशन हो रही थी, अब इसको कंप्रेस करना शुरू कर दिया। कंप्रेस मीन्स अब क्या होगा, मेरे पास जो हीट थी वो इधर जानी शुरू हो जाएगी, सिस्टम से बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। तो कंप्रेस कंप्रेस हो जाएगा, जो में कंप्रेस हो जाएगा तो यहाँ पर V2 से V1 आ जाएगी। यहाँ पर हीट लूज होगी और यहाँ पर हीट क्योंकि कंप्रेस हो रहा है इधर जा रही है, हीट इधर गेन हो जाएगी। तो इस केस में ये चीज नेगेटिव हो जाएगी और ये चीज पॉजिटिव। तो अब अगर मैं एंट्रोपी चेंज निकालू, प्लस दैट ऑफ रिजर्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास ये नेगेटिव हो जाएगा अपॉन टी, प्लस ये नेगेटिव हो जाएगा अपॉन टी, कैंसिल होके जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मैंने टोटल एंट्रोपी निकालनी है, टोटल क्या आएगा? एडिशन ऑफ S1 plus S2 which will be zero। So here we can say कि जो पूरा का पूरा साइकिल का एंट्रोपी चेंज है वो जीरो आ रहा है। तो मैं कहूंगी कि जो एंट्रोपी वो स्टेट फंक्शन है, क्योंकि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ इफ वी टेक एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर और हीट बाहर निकल सकती है, ना ही उसके अंदर जा सकती है। बट उसमें भी अगर रैंडमनेस आ जाए तो हाँ, हम कह सकते हैं जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर एंट्रोपी प्रेजेंट है, वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। अगर मेरे पास सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, तो उसमें तो एंट्रोपी चेंज आता ही आता है। तो उसमें हम क्या टोटल एंट्रोपी निकाल लेते हैं, जो कि सिस्टम की और सराउंडिंग की एडिशन होती है। ठीक है, तो अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो मेरे पास टोटल एंट्रोपी होती है विच इज ऑफ सिस्टम, सॉरी विच इज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, एडिशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। अब देखो, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है उसके भी अंदर अगर मैं सिस्टम सराउंडिंग को इंक्लूड करूं तो एंट्रोपी ऑफ होल यूनिवर्स will always be
ग्रेटर देन 0। अब इसी चीज से रिलेटेड है मेरे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स always increases in the course of every spontaneous। स्पॉन्टेनियस अब यहाँ पर यूनिवर्स के लिए मैं आर्टिफिशियल नहीं उठाऊंगी, मैं कहूंगी नेचुरल। नेचुरल चेंज, कोई भी यूनिवर्स के अंदर नेचुरल चेंज हो रहा है, एस्ट्रॉइड फ्लूटर होगी, कुछ भी चेंज आ गया, एक्सोप्लैनेट है, सारा कुछ है, दो हाफ प्लैनेट्स है, ढेर सारी गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर आ रही हैं, जा रही हैं, एक दूसरे के करीब आ रही हैं, ब्लैक होल है वो यूनिवर्स रिमूव करे, सब कुछ। तो द होल यूनिवर्स वो क्या है? एंट्रोपी उसमें आ जाती है कि जो एंट्रोपी है हमेशा इंक्रीज ही होगी, वो बढ़ती ही जाएगी। ठीक है। और अगर मैं फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को कंबाइन करूं थर्मोडायनेमिक्स से, तो क्या कहूंगी? फर्स्ट लॉ में क्या किया था? जो एनर्जी है ऑफ द सिस्टम या एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स है, वो ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती। हाँ, वो कन्वर्जन हो जाती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसमें एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की हमेशा बढ़ेगी इन एनी नेचुरल प्रोसेस। दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स is conserved whereas the entropy of the universe always increases। कब होगी? एनर्जी भी कब कंजर्व होगी और एंट्रोपी की पीक कब बढ़ेगी? इन एनी नेचुरल प्रोसेस। कोई भी नेचुरल प्रोसेस हो रही है उसमें जो एनर्जी है वो तो कंजर्व रहेगी, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जो एंट्रोपी है उसके अंदर हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब इसी के रिलेटेड एक टॉपिक है एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम स्टेट। देखो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है उसमें एंट्रोपी जो सिस्टम है वो बढ़ेगा, सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा। तो जब सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाएगा, एक ऐसी स्टेट जो एंट्रोपी, जब एंट्रोपी जो है सिस्टम की मैक्सिमम हो जाएगी, उससे ज्यादा एंट्रोपी नहीं आ सकती, तो उसमें नो मोर इंक्रीज पॉसिबल होगा। ऑब्वियसली इससे ज्यादा जब बढ़ ही नहीं सकती तो एंट्रोपी इससे ज्यादा बढ़ेगी नहीं। तो यानी कि पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन जिसमें जो सिस्टम के अंदर है एंट्रोपी इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती, उस वक्त जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेगा। ठीक है। तो जो कंडीशन है किसी भी सिस्टम के लिए टू अचीव इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? जो एंट्रोपी है मैक्सिमम हो जाए। क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन में ये कहूंगी कि जो चेंज इन एंट्रोपी मेरे पास जीरो हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। देखो जो चेंज है इन एंट्रोपी वो पॉजिटिव कब होगा? जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव कब होगा? जो रिवर्स प्रोसेस है वो शायद स्पॉन्टेनियस हो जाए, या तो पहले तो ये तो स्पॉन्टेनियस के लिए, ये नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, या जो नेगेटिव है उसके लिए अनदर कंडीशन क्या है कि रिवर्स अगर पॉसिबल हो, रिवर्स स्पॉन्टेनियसली हो जाए, रिवर्स जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाए, तब मेरे पास जो है चेंज इन एंट्रोपी वो जीरो हो जाएगा। और सॉरी नेगेटिव हो जाएगा। जीरो कब होगा? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन को या इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेगा। ठीक है। तो मान लो मेरे पास क्या है? वाटर है, वो लिक्विड तो सॉलिड जा रहा है। अभी यहाँ पे मैं उल्टा ले रही हूँ, जमा रही हूँ उसको, लिक्विड तो सॉलिड जाएगा। ठीक है। अब यू नो कि जब लिक्विड तो सॉलिड जाएगा तो उसके अंदर एंट्रोपी डिक्रीज होगी। मान लो मेरे पास 272 केल्विन टेम्परेचर है, उस वक्त जो सिस्टम टोटल जो एंट्रोपी आएगी, देखो सिस्टम की एट 270
2 केल्विन टेम्परेचर, जो सिस्टम की होगी एंट्रोपी वो होगी -21.85, और सराउंडिंग की क्या होगी 21.93। तो टोटल आ जाएगी सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। कितनी आ जाएगी -21.85 प्लस 21.93, कितना आ जाएगा 0.0008 ओनली किलो जूल पर मोल, ठीक है। सिमिलरली जब ये 274, अभी हम क्या इसको जमा रहे हैं, लिक्विड तो सॉलिड लेके जा रहे हैं, ठीक है, फिजिबिलिटी जानने के लिए, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस हो रही है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब 274 केल्विन टेम्परेचर पे जाएगा, तब जो सिस्टम की मेरे पास एंट्रोपी होगी दैट विल बी -22.13, और सराउंडिंग की आएगी 22.05। तो ऐसे में टोटल एंट्रोपी क्या आ जाएगी, दैट ऑफ सिस्टम प्लस दैट ऑफ सराउंडिंग, -22.13 प्लस 22.05, काफी कम आएगी, नेगेटिव में आएगी मेरे पास 0.08। देखो फर्क क्या है दोनों में, इधर पॉजिटिव आ रही है, इधर नेगेटिव आ रही है। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर प्रोसेस क्या स्पॉन्टेनियस हो रही है एट 272, यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है एट 274। सिर्फ दो टेम्परेचर के डिफरेंस से मेरे पास क्लियर है। तो इन दोनों के बीच का टेम्परेचर लेते हैं, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर कितना है 273। चलो 273 टेम्परेचर पे देखते हैं मेरे पास क्या आता है। हाँ जी, एट 273 केल्विन टेम्परेचर सिस्टम की मेरे पास है, एट 273 सिस्टम की मेरे पास -21.99, और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज है मेरे पास 21.99। तो इट इज क्लियर बेटा, -21.99 प्लस 21.99 कितनी आ जाएगी 0। यहाँ पर एट 273 केल्विन टेम्परेचर में कह दूंगी कि इस सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, क्योंकि मेरे पास डेल्टा एस 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, देखिए यहाँ पर ना तो ये नॉर फ्रीजिंग होगी, यहाँ पर नीदर फ्रीजिंग नॉर मेल्टिंग, कुछ नहीं होगा यहाँ पर, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। नीदर फ्रीजिंग नॉर मेल्टिंग, नीदर फ्रीजिंग नॉर मेल्टिंग होगी यहाँ पर एट 273 केल्विन टेम्परेचर, और एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी जिसमें जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर लेगा, क्योंकि उसकी जो चेंज इन एंट्रोपी है वो 0 हो जाएगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला जो रिएक्शन है एट 273 केल्विन टेम्परेचर अगर प्रोसेस किया जाए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेगा, ठीक है। अब एंट्रोपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले जो एंट्रोपी है अपने आप में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पाथ पे नहीं मैटर करता, इनको सिर्फ इनिशियल में फाइनल पोजीशन चाहिए, ठीक है। फिर एंट्रोपी जो अपने आप में स्टेट फंक्शन पे, ये चीज हमने अभी प्रूव की है, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल पे डिपेंड करती है, स्टेट वेरिएबल कौन सा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इस सब पे फाइनल माइनस प्रेशर बस, ठीक है। अब इससे इन दोनों से क्या पता चल रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। पाथ पे नहीं मैटर करता, सिर्फ इसको रिजल्ट चाहिए। नाउ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज 0। देखो साइक्लिक प्रोसेस कौन सी होगी, जो मैंने अभी करवाया था ना सिस्टम और रिजर्वायर वाला, वो अपने आप में साइक्लिक प्रोसेस था। पहले क्या था, सिस्टम को रिजर्वायर से हीट मिल रही थी, फिर सिस्टम में रिजर्वायर को हीट देनी शुरू कर दी, तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया ना।
तो उसका में एंट्रोपी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जो टोटल एंट्रोपी आइसोलेटेड सिस्टम की वो इक्वल होगी एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, यानी कि एंट्रोपी चेंज ऑफ होल यूनिवर्स अगर मैं कहूँ मेरे पास हमेशा आएगी दैट ऑफ सिस्टम प्लस दैट ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, और अगर मेरे पास कोई रिवर्सिबल प्रोसेस आ जाएगा, ये चीज नहीं है आपको पहले बताई नहीं, अगर मेरे पास कोई रिवर्सिबल प्रोसेस आ जाए ऐसे केस में मेरे पास जो है एंट्रोपी ऑफ होल यूनिवर्स 0 हो जाएगी। तो अगर मैं इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये मेरे पास है सिस्टम का है और ये मेरे पास है इधर सराउंडिंग का एंट्रोपी। जब मेरे पास ये चीज 0 हो जाएगी यूनिवर्स की, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, तो दोनों के एक दूसरे के नेगेटिव इक्वल हो जाएंगे, सिस्टम इक्वल्स नेगेटिव ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास आ जाए, यहीं पे लिख देती हूँ, इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर मेरे पास है इरिवर्सिबल प्रोसेस तो ऐसे केस में मेरे पास जो एंट्रोपी है ऑफ द होल यूनिवर्स यू नो वेरी वेल इज ग्रेटर देन 0, इट मींस यूनिवर्स में जितने स्पॉन्टेनियस चेंजेस होते जाएंगे एंट्रोपी उसमें बढ़ती ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एंट्रोपी के चेंजेस हो ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन रिएक्शंस हमने की हो, तो एंट्रोपी चेंजेस अगर मैं देखूँ एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन में देखूँ, जैसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किया था, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन देखो, मैं फ्यूजन में क्या हुआ था बेटा, सॉलिड टू लिक्विड गए थे हम, है ना, सॉलिड टू लिक्विड गए थे फ्यूजन में, मेरे पास वाटर है इन द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट में आ गया। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी कैसे आएगी, दैट ऑफ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, दैट ऑफ व्हाट minus that of ice, which will be the change in entropy of fusion under the standard condition। ठीक है, जिसको मैं if I better say that divided by t करके दिखाऊं तो बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा एंथैल्पी के साथ भी रिलेटेड है, जो T है ये टी एफ लेना है, टी एफ फ्यूजन टेम्परेचर। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हुआ, यहाँ पे एफ लेना है। ठीक है, तो एच दिस इज रिलेटेड टू एंथैल्पी। तो अगर मैं यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो फ्यूजन का आया है एंथैल्पी 6.0 किलो जूल पर मोल है और मेरे पास फ्यूजन टेम्परेचर है 273 केल्विन। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए मेरे पास जो आएगा फ्यूजन का, अगर मैं एंट्रोपी देखूं तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी है ना, एंड दैट थिंग इज इक्वल टू enthalpy of fusion अपॉन Tx। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल करती हूँ इस वाले पे, आ जाएगी 6 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, किलो जूल है, अपॉन 273 केल्विन। तो मेरे पास ये सारी दोनों की वैल्यू सेम आएगी, विच इज इक्वल टू 21.98 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वेपराइजेशन की करना चाहूँ, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, वही सेम चीज आएगी, सिमिलरली आएगी सब्लिमेशन की। वेपराइजेशन में क्या हो रहा है, जो वेपराइजेशन की मेरे पास एंट्रोपी आएगी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, वो इक्वल होगी एंथैल्पी अपॉन टीबी। नाउ व्हाट इज टीबी, टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये 373 केल्विन टेम्परेचर पे हो रही है। ठीक है, और जो वेपराइजेशन की एंथैल्पी है मेरे पास दैट इज 40.79 किलो जूल पर मोल। तो मैं कह दूंगी वाटर का हो रहा है, वाटर का लिक्विड टू गैसेस जा रहा है। ठीक है, स्टीम बन रही है, तो मेरे पास वेपराइजेशन एंट्रोपी क्या आएगी, 40.79 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल अपॉन 373 केल्विन टेम्परेचर,
और मेरे पास आंसर आ जाएगा 109.356 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है। सिमिलरली एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन निकालेंगे। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है? सीधा सॉलिड से गैसेस में आना, है ना। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या सीधा सॉलिड से गैसेस में आ गया, उसमें तो एंट्रोपी चेंज बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। उसका फॉर्मूला सिमिलर है पहले वाले से, दैट इज सब्लिमेशन एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें वो सारा सब। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये एंट्रोपी वाला टॉपिक खत्म हो गया। कल को करेंगे गिब्स एनर्जी एंड गिब्स एनर्जी चेंज।